Hello everyone, I am Komal Garg, Assistant Professor in Commerce, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स पलवल कुरुक्षेत्र। आज की इस ऑडिटिंग की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रेजेंट टाइम में ऑडिटिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लीगली मैंडेटरी नहीं है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑडिटिंग की तरफ मूव कर रही हैं ताकि वो ये देख सकें कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, और वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड्स रख सकें। बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा यहाँ पर वो रहेगा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। हम स्टडी करेंगे प्रोविजंस गवर्निंग अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कंटेंट्स कवर करने जा रहे हैं। ब्रीफ अबाउट ऑडिटिंग एंड ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर, लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर। आइए स्टार्ट करते हैं विद ऑडिटिंग एंड ऑडिटर। नाउ व्हाट इज़ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग में बेसिकली क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट एंड अनबाइस्ड पर्सन के द्वारा, जिसे ऑडिटर कहा जाता है। ऑडिटर वाउचर्स की हेल्प से, डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस की हेल्प से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्ज़ामिन करता है, जिसके बेसिस पे उसे मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी होती है। वो अपनी रिपोर्ट देता है कि क्या कंपनी ने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो कंप्लीट हैं, क्या कंपनी ने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो अकाउंटिंग कंसेप्शंस के अकॉर्डिंग हैं या नहीं। इसके साथ साथ उसे अपनी बैलेंस शीट पर भी रिपोर्टिंग देनी होती है कि क्या कंपनी की बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट कर रही है ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। एंड बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग के साथ साथ उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की भी रिपोर्टिंग देनी है कि क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिपिक्ट कर रही है या नहीं। नाउ अब हमें स्टडी करना है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑडिटर्स। यहाँ पर स्लाइड पर आप लोग देख रहे होंगे एक टेबल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है जिसमें वेरियस सेक्शंस मेंशन किए गए हैं एंड डिस्क्रिप्शन दी गई है कि कौन से सेक्शन में हम किस चीज़ के साथ डील करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 139 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 143 powers and duties of auditors, section 144 auditor not to render certain services, section 145 auditors to sign audit reports, section 146 auditors to attend general meeting, section 147 punishment for contravention। ये कुछ important sections हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर के साथ। सेक्शन 139 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर आपके दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर मीन्स जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी रजिस्टर हुई और आपने फर्स्ट टाइम के लिए जिस पर्सन को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को एज ऑडिटर आपने अपॉइंट किया, उसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑडिटर। एंड फ्रॉम द सेकेंड ईयर आपने जिसको ऑडिटर अपॉइंट किया उसे हम कहेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। हमें फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट स्टडी करनी है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में हम स्टडी करेंगे एंड अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के साथ। गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड इन केस अगर CAG अपॉइंटमेंट नहीं करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अपॉइंटमेंट की जाएगी विदिन 30 डेज।
एंड इन केस सीएजी ने भी अपॉइंटमेंट नहीं की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अपॉइंटमेंट नहीं की, तो मेंबर्स अपॉइंटमेंट करेंगे इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का मतलब क्या है कि जब कोई इम्पॉर्टेंट एजेंडा है और आप नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते, तब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करती हैं ताकि उसमें डिसीज़न लिया जा सके। और गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे टिल द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। नाउ कमिंग टू अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा की जाती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन केस अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते तो मेंबर्स अपॉइंटमेंट करेंगे इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 90 डेज। एंड यहाँ पर भी फर्स्ट ऑडिटर ऑफिस होल्ड करके रखेंगे, अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे टिल द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अब बात करते हैं हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, कि जिस साल के अकाउंट्स का ऑडिट करना है उस साल के स्टार्ट होने के 180 दिनों के अंदर अंदर सीएजी सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेगा। ये ऑडिटर अपना ऑफिस होल्ड करेंगे टिल द कंप्लीशन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। नाउ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट मेंबर्स करेंगे इन द एनुअल जनरल मीटिंग एंड ये ऑफिस होल्ड करके रखेंगे फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग टू सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। मीन्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में इनकी अपॉइंटमेंट होगी, सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेंगे, मीन्स इनका टेन्योर रहेगा 5 ईयर्स का, बट हर साल कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में इनके एग्रीमेंट को अप्रूव कराया जाएगा। नाउ कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 139। कई बार कोई आकस्मिक वैकेंसी अराइज हो जाती है। आकस्मिक मतलब ऑडिटर की डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से कोई वैकेंसी अराइज हो सकती है, तो उस केस में हम कैसे अपॉइंट करेंगे, कैसे उस वैकेंसी को फिल करेंगे। फर्स्टली डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी फिल की जाएगी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा विद इन 30 डेज। इन केस सीएजी फेलियर करता है रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा फिल की जाएगी विद इन 30 डेज। एंड अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी फिल की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा विद इन 30 डेज। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तभी फिल कर सकते हैं जब कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है ड्यू टू एनी अदर रीज़न देन रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, बट उनको मेंबर्स की एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव कराना होगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स। सेक्शन 140 डील करता है कि इन केस अगर किसी ऑडिटर को रिमूव किया गया है या ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, तो प्रोविजंस हमारे क्या रहेंगे। फर्स्टली रिमूवल ऑफ ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी होगी फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। रिमूवल करने से पहले ऑडिटर को चांस दिया जाएगा कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, ऑडिटर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसकी बात को, उसके पक्ष को भी सुना जाएगा। नेक्स्ट इज रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। ऑडिटर अपनी मर्जी से भी रिज़ाइन कर सकता है। रिज़ाइन करने के लिए ऑडिटर को एक स्टेटमेंट फिल करनी होगी, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करना होगा, और एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करके उसे कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को 30 डेज़ के अंदर देना होगा, जिसमें रीजंस फॉर रेजिग्नेशन भी मेंशन होंगी। इन केस अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में कंपनी को स्टेटमेंट देनी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को स्टेटमेंट देनी है, उसके साथ साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास भी स्टेटमेंट ऑडिटर को भेजनी होगी, तब वो रिज़ाइन कर सकता है।
नाउ सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स कि कौन कौन ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स। इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर बन सकता है। प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या है कि उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सबके पास सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप तो होता है, बट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, वो उनके पास होना ज़रूरी है, तभी वो ऑडिटर के रूप में काम कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ फर्म के केस में मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होना चाहिए जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ध्यान रखनी है बात कि सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग पार्टनर ही फर्म के नाम पे एक्ट कर सकता है। प्रैक्टिसिंग पार्टनर ही अथोराइज्ड है जो फर्म के बिहाव पर साइन कर सकता है। नॉन प्रैक्टिसिंग पार्टनर अथोराइज्ड नहीं है कि वो फर्म के बिहाव पे साइन कर सके। नाउ कमिंग टू द डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, कौन कौन पर्सन, कौन सी बॉडी, कौन सी फर्म्स ऑडिटर नहीं बन सकती, एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट, ए बॉडी कॉरपोरेट एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई भी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल नहीं है, एज ऑडिटर उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को एज ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। कंपनी का ऑफिसर, कंपनी का एम्प्लॉय ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑफिसर कंपनी के एम्प्लॉय का पार्टनर या उनका एम्प्लॉय भी एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कोई भी पर्सन, उसका रिलेटिव, उसका पार्टनर अगर कंपनी में, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में, कंपनी की एसोसिएट कंपनी में अगर वो सिक्योरिटी होल्ड करता है, उस केस में वो एलिजिबल नहीं है। कोई भी पर्सन, रिलेटिव, पार्टनर ने अगर गारंटी दी है या सिक्योरिटी प्रोवाइड की है थर्ड पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में एंड सिक्योरिटी का अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है तो वो ऑडिटर के लिए एलिजिबल नहीं है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, कंपनी की सब्सिडरीज के साथ, कंपनी की एसोसिएट्स कंपनीज के साथ, तब भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। अगर कंपनी की तरफ 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट उसका ड्यू बनता है, कंपनी के तरफ 5 लाख रुपए उसे देने हैं, तो उस केस में भी वो पर्सन लायबल नहीं होगा। सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स, मैक्सिमम सीलिंग नंबर ऑफ ऑडिट्स पर रहेगी 20 से ज़्यादा ऑडिट्स के लिए कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होगा। पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर फ्रॉड, जो पर्सन फ्रॉड के केस में फंसा हुआ है और 10 साल से कम टाइम अभी हुआ है तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा। कोई भी ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेक्शन 144 की सर्विसेज में एंगेज्ड है, वो पर्सन भी एलिजिबल नहीं है। ऐसा पर्सन जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, कोई भी पर्सन जिसका रिलेटिव डायरेक्टर है या की मैनेजरल पोजीशन पर है कंपनी में, वो ऑडिटरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 142, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को उनकी सर्विसेज के लिए रेम्यूनरेशन दी जाती है, इसके कंटेक्स्ट में हमें प्रोविजंस डिस्कस करने हैं। रेम्यूनरेशन कंपनी फिक्स करती है इन द जर्नल मीटिंग, या तो जर्नल मीटिंग में ही रेम्यूनरेशन डिसाइड कर ली जाती है या जर्नल मीटिंग में वो तरीका डिसाइड कर लिया जाता है, वो मैनर डिसाइड कर ली जाती है जिसके बेसिस पे रेम्यूनरेशन दी जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स। रेम्यूनरेशन में क्या क्या अमाउंट इंक्लूड होता है? ऑडिट फीस, ऑडिट करने की जो फीस है, इसके अलावा अगर कोई ऑडिटर ने एक्सपेंडिचर इनकर किया है कंपनी के ऑडिट के कनेक्शन में, तो वो सारा भी अमाउंट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन में इंक्लूड होगा। बट किसी भी ऐसी सर्विस के लिए जो ऑडिटर ने प्रोवाइड की है कंपनी की रिक्वेस्ट पे, अदर देन द ऑडिट वर्क, उसका अमाउंट, उसके लिए जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो ऑडिटर की रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्शन नंबर 143,
राइट्स और पावर्स ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है। कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसे एग्जामिन करना है तो वो अपना काम ठीक तरीके से कर पाए, स्मूथली अपना काम कर पाए। इसके लिए कंपनीज एक्ट ने उसे कुछ अधिकार दिए हैं। वन बाय वन वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, राइट टू एक्सेस बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। ऑडिटर को अधिकार प्राप्त है कि वो कंपनी की बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो हेड ऑफिस पर लोकेटेड हैं या किसी ब्रांच में लोकेटेड हैं, उसको उनका एक्सेस है एट ऑल द टाइम्स। ऑल द टाइम्स का मतलब है यहाँ पर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। सेकेंड राइट इज राइट टू रिसीव नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ऑडिटर ऑडिट करने के दौरान कोई भी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट से मांग सकता है, ऑफिसर से मांग सकता है, जो भी उसे इंफॉर्मेशन ज़रूरी लगती है। जैसे अगर कंपनी ने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। कंपनी ने कोई एसेट्स परचेज़ किया है, एसेट्स परचेज़ की जस्टिफिकेशन मांग सकता है। इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन उसे लगती है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से डिमांड कर सकता है। इन केस अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन ऑडिटर के लिए ज़रूरी नहीं है और वो इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं करते एंड कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी ऑडिटर को नहीं देते, तो ये बात ऑडिटर अपने रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है। थर्ड राइट इज़ राइट टू विजिट द ब्रांच ऑफिस। ऑडिटर को राइट है कि इन केस कंपनी की अगर ब्रांचेस हैं तो वो ब्रांच ऑफिस जाकर विजिट कर सकता है, ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, डिटेल में एग्जामिन कर सकता है। बट इन केस अगर ब्रांच ओवरसीज लोकेटेड है, फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है, तो उस सिचुएशन में ऑडिटर फॉरेन कंट्री में विजिट नहीं कर सकता। उस केस में ऑडिटर का राइट लिमिटेड है कि वो कॉपीज़ ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करे जो फॉरेन ब्रांच से हेड ऑफिस को रिसीव हुई है। नेक्स्ट, राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड द मीटिंग। ऑडिटर को अधिकार प्राप्त है कि वो कंपनी की मीटिंग के नोटिस वो रिसीव करे एंड कंपनी की मीटिंग्स को वो अटेंड करे। नेक्स्ट इज राइट टू मेक अ स्टेटमेंट इन द जर्नल मीटिंग। ऑडिटर को अधिकार प्राप्त है कि वो जर्नल मीटिंग में अपनी स्टेटमेंट दे सकता है। कोई भी पॉइंट जो उसने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है, अगर वो क्लैरिफिकेशन देना चाहता है, जर्नल मीटिंग में वो क्लैरिफिकेशन दे सकता है। बट ऑडिटर बाउंड नहीं है कि मीटिंग में जो भी क्वेश्चंस रेज हों, सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए वो बाउंड नहीं है। ऑडिटर सिर्फ उन मैटर्स पर ही स्पीक कर सकता है जो मैटर्स उससे रिलेटेड हैं। राइट टू हैव टेक्निकल एंड लीगल एडवाइस। अब कोई भी पर्सन एक्सपर्ट नहीं हो सकता हर सब्जेक्ट में। इन केस अगर ऑडिटर को ज़रूरी लगता है कि कुछ स्पेसिफिक मैटर्स पर उसे एडवाइस की ज़रूरत है, टेक्निकल एडवाइस की ज़रूरत है या लीगल एडवाइस की उसे रिक्वायरमेंट है, तो वो एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकता है। नेक्स्ट, राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड टू सर्टिफाई द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ऑडिटर को अधिकार प्राप्त है कि वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफिकेशन कर सकता है। राइट टू बी इंडेमनीफाइड। अगर कोई ऑडिटर के अगेंस्ट फ्रॉड या नेग्लिजेंस का मामला प्रोसीड हुआ और बाद में ऑडिटर के फेवर में डिसीजन आया, तो ऑडिटर ने जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए अपने आप को डिफेंड करने के लिए, वो कंपनी से इंडेमनीफाई कर सकता है, कंपनी से रिकवर कर सकता है। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। ऑडिटर को अधिकार है कि अपनी सर्विसेज के बदले में वो रेम्यूनरेशन रिसीव करे। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 143, दैट इज ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। अब राइट्स के साथ साथ ऑडिटर के कुछ कर्तव्य भी हैं। फर्स्ट, टू मेक इंक्वायरी ऑन सर्टेन स्पेशल पॉइंट्स। कुछ स्पेशल पॉइंट्स पर ऑडिटर को इंक्वायरी करनी है। फर्स्ट पॉइंट है आपका लोन्स एंड एडवांसेस। ऑडिटर को इंक्वायरी करनी है कि क्या जो कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं वो प्रॉपरली सिक्योर्ड हैं या नहीं। मीन्स उनके लिए अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी कंपनी ने रखवाई हुई है या नहीं, उनको डिपॉजिट्स की फॉर्म में तो शो नहीं किया गया, गलत उनका ट्रीटमेंट तो नहीं किया गया, क्या जो टर्म्स एंड कंडीशंस जिन पे कंपनी ने लोन दिया था वो मेंबर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। सेकंड, मेयरली बुक एंट्रीज। कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी हमने बुक एंट्री की हैं बट वास्तव में वो ट्रांजैक्शन नहीं हुई,
तो ऑडिटर को इंक्वायरी करनी है कि जो ट्रांजैक्शंस रिप्रेजेंट की जा रही है मियरली बुक एंट्री से, क्या वो मेंबर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट मैटर जिस पे ऑडिटर को इंक्वायर करना है, दैट इज़ पर्सनल एक्सपेंसेस। क्या पर्सनल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किए गए हैं। सपोज किसी कंपनी का मैनेजर ऑफिसर फैमिली टूर पर गया और वहाँ पर जो उसका एक्सपेंडिचर हुआ उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया, बट कंपनी बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी, पर्सनल एक्सपेंसेस की रिकवरी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं कर सकते। कंपनीज अदर देन बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी ने अपने एसेट्स का कुछ पार्ट जो रिप्रेजेंटेड है बाय द शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटी, ऑडिटर को इंक्वायर करना है क्या वो जिस प्राइस पे एक्वायर किया गया था उसे कम प्राइस पे सेल किया गया है। मीन्स ऐसा भी क्या हो गया कि कंपनी को उससे कम प्राइस पे सेल करना पड़ा जिस प्राइस पे वो एक्वायर किया गया था। ना कुछ और ड्यूटीज़ ऑडिटर की तरफ बनती हैं टू इंक्वायर अबाउट प्रिंसिपल असर्शंस। कुछ प्रिंसिपल असर्शंस पर भी ऑडिटर को इंक्वायरी करनी है। क्या कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, क्या इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑडिटर को रिसीव हो स्टैंडर्ड फॉलो किए गए हैं, क्या ब्रांच की ऑडिटेड रिपोर्ट्स ऑडिटर को मिली है या नहीं, कोई एडवर्स रिमार्क अगर होगा तो मेंशन करना होगा, क्या एडुकेट इंटरनल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया है इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ये भी सारे ऑडिटर के कर्तव्य बनते हैं। इसके अलावा ऑडिटर का कर्तव्य बनता है कि वो मेंबर्स को रिपोर्ट इशू करे। वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करे कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। अगर कोई नेगेटिव रिमार्क है तो उसके रीजंस दे। साथ ही साथ वो अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन करे क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है या नहीं। इसके अलावा अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट देनी है ऑन मैटर्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लास्ट 5 years, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 5 years। अगर अकाउंट्स पिछले 5 सालों के मेंटेन नहीं किए गए तो उसकी डिस्क्रिप्शन ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में देनी होगी। टू हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टिगेशन करती है या कोई और पार्टी इन्वेस्टिगेशन करती है कंपनी के अफेयर्स का तो ऑडिटर को उसको हर पॉसिबल हेल्प एक्सटेंड करनी होगी। सॉल्वेंसी रिपोर्ट ऑडिटर को देनी होगी। ऑडिटर की ड्यूटी बनती है एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एग्जामिनेशन में जनरली ये आपसे पूछ ली जाती है कि एक्सप्लेन द ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जस्टिस लोपेज ने दी थी जब वो अपना डिसीजन दे रहे थे इन द केस ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल्स। किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में कंपनी के प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट किया गया था by inflating the value of stock and by inflating the quantity of stock। और ऑडिटर ने पर्सनली स्टॉक का वेरिफिकेशन नहीं किया। ऑडिटर ने जो मैनेजमेंट से उसे सर्टिफिकेट मिला था, रिप्रेजेंटेशन मिली थी, उस पर रिलाई किया। ऑडिटर ने पर्सनली स्टॉक का वेरिफिकेशन नहीं किया। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ऑडिटर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबल है, क्या ऑडिटर को पर्सनली स्टॉक वेरीफाई करना चाहिए था। तब इसका वर्डिक्ट का डिसीजन देते हुए जस्टिस लोपेज ने कहा ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। मीन्स ऑडिटर एक वॉच डॉग है, ब्लड हाउंड नहीं है। वॉच डॉग का मतलब क्या है कि हर किसी को शक की नज़र से नहीं देखना। ऑडिटर रिलाई कर सकता है जो रिप्रेजेंटेशंस उसको मैनेजमेंट से मिली है। जैसे वॉच डॉग का काम क्या होता है कि वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करता है। जब भी कोई उसके मास्टर के घर पर विजिट करता है वो पहले एग्जामिन करता है कि कौन उसके मास्टर को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद वो भौंकता है। बट ब्लड हाउंड बहुत ही खतरनाक एनिमल है। ब्लड हाउंड हर किसी को शक के दायरे से देखता है। कोई भी उसके मास्टर के घर विजिट करता है वो हर किसी पर भौंकता है, हर किसी को शक के दायरे से देखता है। तो जस्टिस लोपेज ने कहा ऑडिटर एक वॉच डॉग है ना कि ब्लड हाउंड। ऑडिटर का रोल डिटेक्टिव नहीं है कि वो हर किसी को शक की दृष्टि से देखे, बल्कि उनका काम है कि इन्वेस्टिगेशन करनी है विद इन द गिवन पैरामीटर्स।
ऑडिटर रिलाई कर सकता है ऑन द ट्राइड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन और एविडेंसेस मैनेजर्स ने दिए हैं, ऑडिटर उन पे रिलाई करके रीजनेबल केयर रखकर अपने काम को कर सकता है। ऑडिटर बाउंड नहीं है, इससे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए वो बाउंड नहीं है, वो सिर्फ प्रॉपर केयर इंश्योर कर सकता है अपनी ड्यूटीज़ को डिस्पेंस करने में। ऑडिटर अनड्यूली सस्पिशियस नहीं होना चाहिए। ऑडिटर गारंटी नहीं करता बुक्स ऑफ अकाउंट्स की करेक्टनेस के बारे में या ट्रू पोजीशन के बारे में, वो जस्ट अपना ओपिनियन देता है और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑडिटर को एनालिटिकल चेकिंग करनी चाहिए, ना कि सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखनी चाहिए, कैलकुलेशंस नहीं देखनी। कैलकुलेशंस के साथ साथ एनालिटिकल चेकिंग करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर बहुत सारी पार्टीज़ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं, कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शंस करती हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये सारी ड्यूटीज़ हमने डिस्कस की इस स्टेटमेंट के बेस पर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। सिविल लायबिलिटी, लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। सिविल लायबिलिटी के केस में कोर्ट ऑडिटर पे फाइन नहीं लगा सकती, ऑडिटर को इम्प्रिजनमेंट की सज़ा नहीं दे सकती। ऑडिटर जस्ट लायबल होगा, जो भी ऑडिटर की वजह से डैमेजेस हुए हैं क्लाइंट को, उसके लिए ऑडिटर लायबल होगा। फर्स्ट, लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। अगर ऑडिटर की लैक ऑफ केयर, डिलीजेंस, क्वेश्चन, सिंसियरिटी में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से क्लाइंट को लॉस हुआ है, तो ऑडिटर लायबल होगा। बट ये प्रूव होना चाहिए कि ऑडिटर की लापरवाही रही है और ऑडिटर की लापरवाही की वजह से क्लाइंट को लॉस हुआ है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, लॉस विदाउट नेग्लिजेंस। अगर कंपनी को लॉस होता है बट वो ऑडिटर की लापरवाही की वजह से नहीं है, या नेग्लिजेंस विदाउट लॉस, ऑडिटर की लापरवाही है बट उसकी वजह से कंपनी को लॉस नहीं हुआ, तो उस केस में ऑडिटर लायबल नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट केस है यहाँ पर, लीड्स एस्टेट बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी वर्सेस शेफर्ड। यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया एंड डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन डिस्ट्रीब्यूट की आउट ऑफ कैपिटल, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। एंड ऑडिटर ने विदाउट रेफरिंग द आर्टिकल्स अपना सर्टिफिकेशन दे दिया कि कंपनी के अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो इस केस में ऑडिटर लायबल होगा नेग्लिजेंस के लिए। सेकंड, लायबिलिटी फॉर मिसफीजेंस। मिसफीजेंस मीन्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंट्रस्टेड टू ऑडिटर, कि ऑडिटर ने या तो फुली और पार्शली अपना टास्क नहीं किया या कोई ऐसा टास्क किया है जो प्रोहिबिटेड है। ऑडिटर लायबल होगा अगर ये प्रूव हो जाए कि ऑडिटर की क्लाइंट की तरफ ड्यूटी बनती थी, ऑडिटर ने ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, क्लाइंट को लॉस हुआ ऑडिटर की मिसफीजेंस की वजह से। इम्पॉर्टेंट केस है नायडू वर्सेस पीएन रघुविंद्र राव। यहाँ पर मैनेजर्स ने फंड्स को मिस यूटिलाइज़ किया एंड कंपनी के एसेट्स को मिस यूटिलाइज़ किया, बट ये बात ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन नहीं की, तो इसके लिए ऑडिटर लायबल होगा। नाउ लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब है इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक्स, बायर्स, सेलर्स, डेटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा। ऑडिटर थर्ड पार्टी की तरफ लायबल नहीं है, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लीगली वो लायबल नहीं है, बट मॉरली ऑडिटर लायबल होगा। लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर ये प्रूव हो जाता है कि ऑडिटर ने अनट्रू स्टेटमेंट दी है, ऑडिटर को पता था कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ऑडिटर ने स्टेटमेंट इस इंटेंशन से दी है कि थर्ड पार्टी इसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, एंड थर्ड पार्टी ने ऑडिटर की स्टेटमेंट के बेसिस पर अगर एंटर किया है, अगर ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, तो ऑडिटर लायबल होगा टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। नाउ लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 35 डील करता है कि इन केस अगर ऑडिटर ने कोई अनट्रू स्टेटमेंट या मिस स्टेटमेंट दी है प्रोस्पेक्टस में, तो ऑडिटर लायबल होगा अगर उसने मिस स्टेटमेंट इशू की है और लोगों ने ट्रांजैक्शंस की है कंपनी के साथ उन स्टेटमेंट के बेसिस पर और इन्वेस्टर को उससे लॉस हुआ है। बट ऑडिटर लायबल नहीं होगा अगर ऑडिटर अपने कंसेंट विड्रॉ कर लेता है बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, या प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है विदाउट द अप्रूवल ऑफ ऑडिटर। इमीडिएटली जैसे ही ऑडिटर को पता चला, उसने स्टेटमेंट विड्रॉ कर ली और ट्रू फैक्ट्स पब्लिकली अनाउंस कर दिए। ऑडिटर ने प्रोस्पेक्टस के इशू के बाद बट बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अगर वो विड्रॉ कर लेता है और पब्लिक नोटिस इशू कर देता है, तब भी ऑडिटर लायबल नहीं होगा। अगर ऑडिटर के पास सफिशेंट एविडेंस है कि ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं,
तब भी ऑडिटर लायबल नहीं होगा। नाउ क्रिमिनल लायबिलिटी, इस केस में ऑडिटर को इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। फर्स्ट, नॉन कंप्लायंस बाय ऑडिटर ऑफ सेक्शन 143 एंड 145, अगर विलफुल वो डिफ़ॉल्ट करता है 143 एंड 145 सेक्शन को साइन करने में डिफ़ॉल्ट करता है या डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिकेशन में डिफ़ॉल्ट करता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल की, फ़ाइन हो सकता है 25,000 से 5 लाख का। फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है और ऑडिटर उसी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं करता तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन 25,000 से 1 लाख तक का। फेलियर टू रिटर्न प्रॉपर्टी, बुक्स और पेपर्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, तब पनिशमेंट होगी एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1980 के तहत। अगर बुक्स का फाल्सिफिकेशन है, बुक्स डिस्ट्रॉय की जाती है, मल्टीलेट्स की जाती है, ऑल्टर की जाती है, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल से 5 साल तक की, फाइन हो सकता है 1 लाख से 3 लाख तक का। फेलियर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी ऑफिसर्स और ऑडिटर्स, अगर कोई ऑडिटर गिल्टी पाया जाता है या ऑफिसर गिल्टी पाई जाती है और उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स में ऑडिटर हेल्प एक्सटेंड नहीं करता तब भी वो पनिशेबल होगा। पेनल्टी फॉर डेलिब्रेट एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन, कोई चीज़ ओमिट हो गई है, कोई फॉल्स स्टेटमेंट है, कोई चीज़ भूल गए हैं, कोई चीज़ 2 बार एंट्री कर दी है, मटेरियल फैक्ट्स का ओमिशन किया है, तो उस केस में भी ऑडिटर लायबल होगा। इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने से लेकर 10 सालों तक की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोविजंस गवर्निंग ऑडिटर्स। आई होप आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। फ्रेंड्स, आज हम ऑडिटिंग के टॉपिक प्रोविजंस गवर्निंग अपॉइंटमेंट पावर्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, what are the various provisions of Indian Companies Act regarding the appointment of an auditor? Second one is, statement आपको given हो सकती है एग्जामिनेशन में, an auditor is a watchdog not a bloodhound। इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिनर आपसे ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ पूछ सकता है ऑडिटर की। थर्ड क्वेश्चन इज, डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। एंड फोर्थ वन इज, discuss briefly the liabilities of an auditor of a public company. These are some of the important questions related to the topic provisions governing appointment powers, duties and liabilities of an auditor of a company. Thank you.